चैप्टर 2 अतीत की छाया। चर्चा 9 या 99 दिनों में भी शांत नहीं हुई। बिल्बो बैगिंस के दूसरे गायब होने की चर्चा हॉबिटन में और वास्तव में पूरे शायर में 1 साल और 1 दिन तक चली और इसे उससे भी अधिक समय तक याद रखा गया। ये युवा हॉबिट्स के लिए एक अग्नि कथा बन गई और अंततः मैड बैगिंस, जो एक धमाके और चमक के साथ गायब हो जाता था और फिर गहनों और सोने के बैग के साथ फिर से प्रकट होता था, किंवदंती का एक पसंदीदा चरित्र बन गया और सभी सच्ची घटनाओं को भुला दिए जाने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहा। लेकिन इस बीच आस पड़ोस में आम राय ये थी कि बिल्बो, जो हमेशा से ही काफी पागल रहा था, आखिरकार पागल हो गया था और ब्लू में भाग गया था। वहां वह निस्संदेह किसी तालाब या नदी में गिर गया था और एक दुखद, लेकिन शायद ही असामयिक, अंत तक पहुंचा था। इसका दोष ज्यादातर गैंडाल्फ पर लगाया गया था। उन्होंने कहा, अगर वह शापित जादूगर युवा फ्रोडो को अकेला छोड़ दे, तो शायद वह घर बसा ले और उसमें कुछ हॉबिट्स विकसित हो जाए। और सभी को लगा कि जादूगर ने फ्रोडो को अकेला छोड़ दिया और वह घर बसा ले, लेकिन हॉबिट्स का विकास बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं था। दरअसल उसने तुरंत ही बिल्बो की विचित्रता की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने शोक मनाने से इनकार कर दिया और अगले साल उसने बिल्बो के 112वें जन्मदिन के सम्मान में एक पार्टी दी, जिसे उसने 100 वजन की दावत कहा। लेकिन ये लक्ष्य से कम था, क्योंकि 20 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था और कई बार भोजन हुआ जिसमें हॉबिट्स के अनुसार खाने की बारिश हुई और पीने की बारिश हुई। कुछ लोग तो चौंक गए, लेकिन फ्रोडो ने बिल्बो की बर्थडे पार्टी देने की परंपरा को हर साल तब तक जारी रखा जब तक कि उन्हें इसकी आदत नहीं पड़ गई। उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि बिल्बो मर चुका है। जब उन्होंने पूछा, तो वह कहाँ है, तो उसने अपने कंधे उचका दिए। वह बिल्बो की तरह अकेले रहता था, लेकिन उसके कई अच्छे दोस्त थे। खास तौर पर युवा हॉबिट्स, ज्यादातर ओल्ड टूक के वंशज, जो बचपन से ही बिल्बो के शौकीन थे और अक्सर बैग एंड में आते जाते रहते थे। फोल्को बोफिन और फ्रेडेगर बोल्गर इनमें से 2 थे, लेकिन उसके सबसे करीबी दोस्त पेरेग्रीन टूक, जिसे आमतौर पर पिप्पिन कहा जाता था, और मेरी ब्रांडीबक, उसका असली नाम मेरेडॉक था, लेकिन उसे शायद ही कभी याद किया जाता था, थे। फ्रोडो पूरे समय घूमता रहा। वह उनके साथ शायर में घूमता था, लेकिन अधिकतर वह अकेले ही घूमता था, और समझदार लोगों को आश्चर्य होता था कि कभी कभी उसे घर से दूर पैदल चलते हुए देखा जाता था, पहाड़ियों और जंगलों में तारों की रोशनी में। मेरी और पिप्पिन को संदेह था कि वह कभी कभी एल्वेस से मिलने जाता था, जैसा कि बिल्बो करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि फ्रोडो में अच्छे संरक्षण के लक्षण भी दिखाई देने लगे। बाहरी तौर पर वह एक मजबूत और ऊर्जावान हॉबिट की तरह दिखता था, जो अभी अभी किशोरावस्था से बाहर निकला था। कुछ लोगों को सारी किस्मत मिलती है, उन्होंने कहा, लेकिन जब तक फ्रोडो 50 की आमतौर पर अधिक शांत उम्र के करीब नहीं पहुंच गया, तब तक उन्हें यह अजीब नहीं लगा। फ्रोडो ने खुद भी पहले झटके के बाद पाया कि खुद का मालिक और बैग एंड का मिस्टर बैगिंस होना काफी सुखद था। कुछ सालों तक वह काफी खुश रहा और भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता था। लेकिन खुद को इस बात का अफसोस था कि वह बिल्बो के साथ नहीं गया था। वह खुद को कई बार, खासकर शरद ऋतु में, जंगली भूमि के बारे में सोचते हुए पाता था और पहाड़ों के अजीब दृश्य उसके सपनों में आते थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो खुद से कहने लगा, शायद मैं एक दिन खुद नदी पार कर लूं। जिस पर उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा हमेशा जवाब देता था, अभी नहीं। ऐसा ही चलता रहा, जब तक कि उसकी उम्र 40 साल से कम नहीं हो गई और उसका 50वां जन्मदिन नजदीक आ रहा था। 50 एक ऐसी संख्या थी जिसे वह किसी तरह महत्वपूर्ण या अशुभ मानता था। कम से कम उस उम्र में अचानक ही बिल्बो के साथ रोमांच की घटना घटी थी। फ्रोडो बेचैन होने लगा और पुराने रास्ते बहुत ज्यादा चलने फिरने वाले लगने लगे। उसने नक्शे देखे और सोचा कि उनके किनारों के पार क्या है। शायर में बनाए गए नक्शे ज्यादातर इसकी सीमाओं से परे खाली जगहें दिखाते थे। वह दूर दूर तक और ज्यादातर अकेले ही घूमने लगा और मेरी और उसके दूसरे दोस्त उसे उत्सुकता से देखते थे। अक्सर उसे शायर में इस समय दिखने वाले अजीबोगरीब राहगीरों के साथ चलते और बात करते देखा जाता था।
बाहर की दुनिया में अजीबोगरीब चीजें होने की अफवाहें थीं, और चूंकि गैंडाल्फ उस समय कई सालों तक दिखाई नहीं दिया था या कोई संदेश नहीं भेजा था, इसलिए फ्रोडो ने जितनी भी खबरें जुटाईं, उन्होंने जुटाईं। शायर में शायद ही कभी चलने वाले एल्वेस को अब शाम को जंगल से पश्चिम की ओर जाते हुए देखा जा सकता था, जो गुजरते थे और वापस नहीं आते थे, लेकिन वे मध्य पृथ्वी को छोड़ रहे थे और अब उन्हें इसकी परेशानियों से कोई सरोकार नहीं था। हालांकि सड़क पर असामान्य संख्या में बौने थे। प्राचीन ईस्ट वेस्ट रोड शायर से होकर ग्रे हेवंस तक जाती थी, और बौने हमेशा ब्लू माउंटेन में अपनी खदानों के रास्ते पर इसका इस्तेमाल करते थे। वे दूर दराज के इलाकों से समाचार प्राप्त करने के लिए हॉबिट के मुख्य स्रोत थे। एक नियम के रूप में बौने कम बोलते थे और हॉबिट उससे ज्यादा नहीं पूछते थे। लेकिन अब फ्रोडो अक्सर दूर के देशों के अजीबोगरीब बौनों से मिलते थे, जो पश्चिम में शरण लेना चाहते थे। वे परेशान थे और कुछ अजीब तरह से बोलते थे। शत्रु और मोडोर की भूमि की फुसफुसाहटें। हॉबिट्स को ये नाम केवल अंधेरे अतीत की किंवदंतियों में पता था, उनकी यादों की पृष्ठभूमि में एक छाया की तरह, लेकिन यह अशुभ और बेचैन करने वाला था। ऐसा लग रहा था कि मिर्कवुड में बुरी शक्ति को व्हाइट काउंसिल ने बाहर निकाल दिया था, ताकि मोडोर के पुराने गढ़ों में अधिक ताकत के साथ फिर से प्रकट हो सके। कहा जाता है कि डार्क टॉवर का पुनर्निर्माण किया गया था। वहां से शक्ति दूर दूर तक फैल रही थी, और दूर पूर्व और दक्षिण में युद्ध और बढ़ता हुआ भय था। पहाड़ों में औक फिर से बढ़ रहे थे। ट्रोल विदेश में थे, अब मंदबुद्धि नहीं, बल्कि चालाक और भयानक हथियारों से लैस थे। और इन सभी से भी अधिक भयानक जीवों के बारे में फुसफुसाहट के संकेत थे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं था। बेशक ये सब कुछ साधारण हॉबिटों के कानों तक बहुत कम पहुंचा, लेकिन यहाँ तक कि सबसे बहरे और घर पर रहने वाले लोगों को भी अजीबोगरीब कहानियां सुनने को मिल रही थीं, और जो लोग अपने काम से सीमा पर चले गए थे, उन्हें अजीबोगरीब चीजें देखने को मिल रही थीं। फ्रोडो के 50वें साल के वसंत में एक शाम बायोवाटर में ग्रीन ड्रैगन में हुई बातचीत से पता चला कि शायर के आरामदायक दिल में भी अफवाहें सुनी गई थीं, हालांकि अधिकांश हॉबिट अभी भी उन पर हंसते थे। सैम गैमजी आग के पास एक कोने में बैठे थे, और उनके सामने मिल का बेटा टेड सेंडिमन बैठा था, और कई अन्य देहाती हॉबिट उनकी बातें सुन रहे थे। सैम ने कहा, इन दिनों आप निश्चित रूप से अजीब बातें सुनते हैं। आह, टेड ने कहा, अगर तुम सुनो तो तुम सुन सकते हो, लेकिन अगर मैं चाहूं तो घर पर अलाव के पास बैठकर बच्चों की कहानियां और कहानियां सुन सकता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि आप ऐसा कर सकते हैं, सैम ने जवाब दिया, और मैं कह सकता हूं कि उनमें से कुछ में आपकी सोच से ज्यादा सच्चाई है। वैसे भी कहानियों का आविष्कार किसने किया? ड्रैगन्स को ही लीजिए। अब नहीं, शुक्रिया, टेड ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने बचपन में उनके बारे में सुना था, लेकिन अब उन पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। बायोवाटर में सिर्फ एक ड्रैगन है, और वह है ग्रीन, उसने हंसते हुए कहा। ठीक है, सैम ने बाकी लोगों के साथ हंसते हुए कहा, लेकिन इन वृक्ष पुरुषों, इन दिग्गजों, जैसा कि आप उन्हें कह सकते हैं, के बारे में क्या? वे कहते हैं कि कुछ समय पहले उत्तरी मूर्स से परे एक पेड़ से भी बड़ा एक पेड़ देखा गया था। वे कौन हैं? मेरे चचेरे भाई हेल ने कहा। वह ओवहिल में मिस्टर बोफिन के लिए काम करता है और शिकार के लिए नॉर्थफर्थिंग तक जाता है। उसने एक देखा, कहता है उसने किया, शायद। तुम्हारा हेल हमेशा कहता रहता है कि उसने चीजें देखी हैं, और हो सकता है कि वह ऐसी चीजें देखता हो जो वहां है ही नहीं। लेकिन ये तो एल्म वृक्ष जितना बड़ा था और चल रहा था, एक कदम में 7 गज चल रहा था। अगर यह 1 इंच था, तो फिर मैं शर्त लगाता हूं कि यह 1 इंच भी नहीं था। उसने जो देखा वह एक एल्म का पेड़ था, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो चल रहा था, मैं आपको बताता हूँ, और उत्तरी मूर्स पर कोई एल्म वृक्ष नहीं है। तो फिर हेल ने एक भी नहीं देखा होगा, टेड ने कहा। कुछ लोगों ने हंसी और तालियां बजाईं। दर्शकों को लगा कि टेड ने एक अंक हासिल कर लिया है। फिर भी, सैम ने कहा, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे हाफिस्ट के अलावा अन्य लोगों ने भी समलैंगिक लोगों को शायर नदी पार करते देखा है। ध्यान रहे, ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें सीमा पर वापस भेज दिया जाता है।
बाउंडर्स पहले कभी इतने व्यस्त नहीं रहे, और मैंने सुना है कि एल्विस पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। वे कहते हैं कि वे बंदरगाहों की ओर जा रहे हैं, व्हाइट टावर्स से कहीं दूर। सैम ने अपना हाथ हिलाया। अस्पष्ट रूप से, न तो वह और न ही उनमें से कोई जानता था कि शायर की पश्चिमी सीमाओं से परे पुराने टावरों से होते हुए समुद्र कितनी दूर है। लेकिन यह एक पुरानी परंपरा थी कि वहां दूर ग्रे हेवंस थे, जहां से कभी कभी एल्वेन शिप रवाना होते थे, जो कभी वापस नहीं आते थे। सैम ने कहा, वे समुद्र के ऊपर नौकायन कर रहे हैं, नौकायन कर रहे हैं, वे पश्चिम की ओर जा रहे हैं और हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन टेड हंस पड़ा। ठीक है, अगर आप पुरानी कहानियों पर विश्वास करते हैं तो यह कोई नई बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे या आपको कोई फर्क पड़ता है। उन्हें नौकायन करने दो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपने उन्हें ऐसा करते नहीं देखा है, नहीं शायर में किसी और ने। अच्छा, मुझे नहीं पता, सैम ने सोच समझकर कहा। उसे विश्वास था कि उसने एक बार जंगल में एक एल्फ को देखा था, और अब भी उसे एक दिन और देखने की उम्मीद है। अपने शुरुआती वर्षों में उसने जितनी भी किंवदंतियां सुनी थीं, उनमें से हॉबिट्स के बारे में कहानियों के ऐसे अंश और आधी अधूरी याद की गई कहानियां हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती थीं। यहाँ तक कि यहाँ भी कुछ लोग हैं जो फेयर फॉल्क को जानते हैं और उनके बारे में खबर पाते हैं, उसने कहा। अब मिस्टर बैगिंस हैं, जिनके लिए मैं काम करता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि वे नौकायन कर रहे थे और उन्हें एल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है। और बूढ़े मिस्टर बिल्बो को ज्यादा पता था। जब मैं छोटा था तो मैंने उनसे बहुत सारी बातें की थीं। ओह, वे दोनों ही पागल हैं, टेड ने कहा। कम से कम पुराना बिल्बो पागल था और फ्रोडो पागल हो रहा है। अगर आप वहीं से अपनी खबरें पाते हैं तो आप कभी नहीं चांदनी की चाहत है। अच्छा दोस्तों, मैं घर जा रहा हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसने अपना मग खाली किया और शोर मचाते हुए बाहर चला गया। सैम चुप बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। एक बात ये थी कि बैग एंड गार्डन में बहुत कुछ करना था और अगर मौसम साफ रहा तो कल उसका दिन व्यस्त रहेगा। घास तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन सैम के दिमाग में बागवानी से ज्यादा कुछ था। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी और उठकर बाहर चला गया। अप्रैल की शुरुआत थी और भारी बारिश के बाद आसमान अब साफ हो रहा था। सूरज ढल चुका था और ठंडी पीली शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। वह सुबह के समय तारों के नीचे हॉबिटन से होते हुए पहाड़ी पर चढ़ता हुआ धीरे धीरे और सोच समझकर सीटी बजाता हुआ घर की ओर चल पड़ा। ये ठीक इसी समय था जब गैंडाल्फ अपनी लंबी अनुपस्थिति के बाद फिर से प्रकट हुआ। पार्टी के बाद 3 साल तक वह दूर रहा। फिर उसने फ्रोडो से एक संक्षिप्त मुलाकात की और उसे अच्छी तरह से देखने के बाद वह फिर से चला गया। अगले 1 या 2 साल के दौरान वह काफी बार आया, शाम के बाद अप्रत्याशित रूप से आया और सूर्योदय से पहले बिना किसी चेतावनी के चला गया। वह अपने खुद के व्यवसाय और यात्राओं पर चर्चा नहीं करता था और मुख्य रूप से फ्रोडो के स्वास्थ्य और गतिविधियों के बारे में छोटी छोटी खबरों में रुचि रखता था। फिर अचानक से उसका आना जाना बंद हो गया। 9 साल से ज्यादा हो गए थे जब से फ्रोडो ने उसे देखा या उसके बारे में सुना था, और उसे लगने लगा था कि जादूगर कभी वापस नहीं आएगा और उसने हॉबिट में सारी दिलचस्पी छोड़ दी थी। लेकिन उस शाम, जब सैम घर जा रहा था और शाम ढल रही थी, स्टडी की खिड़की पर एक बार फिर से वही परिचित दस्तक हुई। फ्रोडो ने आश्चर्य और बहुत प्रसन्नता के साथ अपने पुराने दोस्त का स्वागत किया। वे एक दूसरे को गौर से देखने लगे। अच्छा, ठीक है, गैंडाल्फ ने कहा, तुम हमेशा की तरह ही दिख रहे हो, फ्रोडो। तुम भी ऐसा ही सोचते हो, फ्रोडो ने जवाब दिया, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि गैंडाल्फ बूढ़ा और ज्यादा चिंतित लग रहा है। उसने उससे अपने और दुनिया भर की खबरें मांगी और जल्द ही वे गहरी बातचीत में लग गए और देर रात तक जागते रहे। अगली सुबह देर से नाश्ता करने के बाद जादूगर फ्रोडो के साथ अध्ययन कक्ष की खुली खिड़की के पास बैठा था। चूल्हे पर एक चमकदार आग जल रही थी, लेकिन सूरज गर्म था और हवा दक्षिण से आ रही थी। सब कुछ ताज़ा लग रहा था और वसंत की नई हरियाली खेतों में और पेड़ों की उंगलियों की नोक पर चमक रही थी।
गैंडाल्फ को लगभग 80 साल पहले की एक घटना याद आ रही थी, जब बिल्बो बिना रुमाल के बैगेंड से बाहर भाग गया था। उसके बाल शायद बहुत खूबसूरत थे। वह पहले से अधिक सफ़ेद हो गया था और उसकी दाढ़ी और भौहें शायद अधिक लंबी हो गई थीं, और उसका चेहरा अधिक सावधानी और ज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पहले की तरह ही चमकदार थीं और वह उसी जोश और प्रसन्नता के साथ धूम्रपान करता और धुएं के छल्ले उड़ाता था। वह अब चुपचाप धूम्रपान कर रहा था, क्योंकि फ्रोडो चुपचाप बैठा हुआ था, गहरे विचारों में डूबा हुआ था। सुबह की रोशनी में भी उसे गैंडाल्फ द्वारा लाई गई खबरों की काली छाया महसूस हो रही थी। आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ी। कल रात तुमने मुझे मेरी अंगूठी के बारे में अजीब बातें बतानी शुरू की, गैंडाल्फ, उसने कहा। और फिर तुम रुक गए, क्योंकि तुमने कहा कि ऐसे मामलों को दिन के उजाले तक ही छोड़ देना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब अपनी बात खत्म कर देनी चाहिए? तुम कहते हो कि अंगूठी खतरनाक है, मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा खतरनाक। किस तरह से? कई मायनों में, जादूगर ने उत्तर दिया। यह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जितना मैंने पहले सोचा था, इतना शक्तिशाली कि अंत में यह नश्वर जाति के किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से पराजित कर देगा जिसके पास ये होगा। यह उस पर कब्जा कर लेगा। बहुत पहले एरिगियन में कई एल्वेन रिंग बनाए गए थे, जिन्हें आप जादुई रिंग कहते हैं, और वे निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के थे, कुछ अधिक शक्तिशाली और कुछ कम शक्तिशाली रिंग्स शिल्प के पूर्ण विकसित होने से पहले केवल निबंध थे, और एल्विन स्मिथ के लिए वे केवल तुच्छ थे, फिर भी मेरे विचार से मनुष्यों के लिए खतरनाक थे। लेकिन महान रिंग्स, शक्ति के रिंग्स, वे खतरनाक थे। एक नश्वर, फ्रोडो, जो महान रिंगों में से एक रखता है, मरता नहीं है, लेकिन वह बढ़ता नहीं है या अधिक जीवन प्राप्त नहीं करता है, वह केवल तब तक जारी रहता है जब तक कि अंत में हर मिनट थकावट न हो जाए। और अगर वह अक्सर खुद को अदृश्य बनाने के लिए रिंग का उपयोग करता है, तो वह फीका पड़ जाता है, वह अंत में हमेशा के लिए अदृश्य हो जाता है और रिंगों पर शासन करने वाली अंधेरी शक्ति की निगाह में गोधूली में चलता है। हाँ, जल्दी या बाद में, अगर वह शुरू में मजबूत या अच्छे इरादे वाला है, लेकिन न तो ताकत और न ही अच्छा उद्देश्य टिकेगा, जल्दी या बाद में अंधेरी शक्ति उसे निगल जाएगी। कितना भयानक, फ्रोडो ने कहा। फिर से लंबी खामोशी छा गई। बगीचे से सैम गैमजी के लॉन काटने की आवाज आ रही थी। तुम्हें ये बात कब से पता है? फ्रोडो ने विस्तार से पूछा। और बिल्बो को कितना पता था? बिल्बो ने तुम्हें जो बताया उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता था, मुझे यकीन है, गैंडाल्फ ने कहा। वह निश्चित रूप से तुम्हें कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं देगा जो उसे खतरनाक लगे, भले ही मैंने तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया हो। उसने सोचा कि अंगूठी बहुत सुंदर है और ज़रूरत के समय बहुत काम आएगी, और अगर कुछ भी गलत या गलत हो ताजीब बात है, ये खुद ही था। उसने कहा कि यह उसके दिमाग में बढ़ रहा था और वह हमेशा इसके बारे में चिंता करता था, लेकिन उसे संदेह नहीं था कि अंगूठी ही इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि उसे पता चल गया था कि उस चीज़ की देखभाल की ज़रूरत है, ये हमेशा एक ही आकार या वज़न की नहीं लगती थी, यह अजीब तरीके से सिकुड़ती या फैलती थी और अचानक उंगली से फिसल सकती थी जहां इसे कसकर रखा गया था। हाँ, उन्होंने मुझे अपने आखिरी पत्र में इस बारे में चेतावनी दी थी, फ्रोडो ने कहा, इसलिए मैंने इसे हमेशा अपनी चेन पर रखा है। बहुत बुद्धिमानी है, गैंडाल्फ ने कहा। लेकिन जहां तक उसके लंबे जीवन का सवाल है, बिल्बो ने कभी भी इसे अंगूठी से नहीं जोड़ा। उसने इसका सारा श्रेय खुद को दिया और उसे इस पर बहुत गर्व था। हालांकि वह बेचैन हो रहा था। उसने कहा कि वह दुबला और तना हुआ था। ये संकेत था कि अंगूठी नियंत्रण में आ रही थी। तुम्हें ये सब कब से पता है? फ्रोडो ने फिर पूछा। पता है, गैंडाल्फ ने कहा। मैंने बहुत कुछ जाना है जो केवल बुद्धिमान लोग ही जानते हैं, फ्रोडो। लेकिन अगर आपका मतलब है, इस अंगूठी के बारे में पता है, तो ठीक है, मैं अभी भी नहीं जानता। कोई कह सकता है, एक आखिरी परीक्षण करना बाकी है। लेकिन अब मुझे अपने अनुमान पर संदेह नहीं है। मैंने पहली बार अनुमान लगाना कब शुरू किया? उसने यादों में खोते हुए सोचा।
मुझे लगता है कि यह उस वर्ष की बात है जब व्हाइट काउंसिल ने 5 सेनाओं की लड़ाई से ठीक पहले मिर्कवुड से अंधेरी शक्ति को खदेड़ा था। बिल्बो को अपनी अंगूठी मिली थी। तब मेरे दिल पर एक छाया पड़ गई, हालांकि मुझे अभी तक नहीं पता था कि मुझे किस बात का डर था। मैं अक्सर आश्चर्य करता था कि गोलम को एक बड़ी अंगूठी कैसे मिली, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से थी, कम से कम ये पहले से ही स्पष्ट था। फिर मैंने बिल्बो की अजीब कहानी सुनी कि उसने इसे कैसे जीता था, और मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका। जब मैंने आखिरकार उससे सच्चाई जान ली, तो मैंने तुरंत देखा कि वह अंगूठी पर अपना दावा संदेह से परे साबित करने की कोशिश कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे गोलम अपने जन्मदिन के उपहार के साथ करता है। झूठ मेरे आराम के लिए बहुत समान थे। स्पष्ट रूप से अंगूठी में एक अस्वास्थ्यकर शक्ति थी जो तुरंत अपने रखवाले पर काम करने लगी। ये पहली वास्तविक चेतावनी थी जो मुझे मिली कि सब ठीक नहीं था। मैंने बिल्बो से अक्सर कहा कि ऐसी अंगूठियों को इस्तेमाल न किया जाना बेहतर है, लेकिन वह इससे नाराज था और जल्द ही गुस्सा आ गया। मैं और कुछ नहीं कर सकता था। मैं उससे ज्यादा नुकसान किए बिना उसे नहीं ले सकता था, और वैसे भी मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। मैं सिर्फ देख सकता था और इंतजार कर सकता था। मैं शायद सरुमन द वाइट से सलाह ले सकता था, लेकिन कुछ हमेशा मुझे रोके रखता था। पीछे वह कौन है? फ्रोडो ने पूछा। मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। शायद नहीं, गैंडाल्फ ने जवाब दिया। हॉबिट्स उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, या थे भी नहीं। फिर भी वह बुद्धिमानों में महान है। वह मेरे आदेश का प्रमुख है और अपरिषद के प्रमुख। उनका ज्ञान गहरा है, लेकिन इसके साथ ही उनका अभिमान भी बढ़ गया है, और उन्हें किसी भी तरह की दखलंदाजी से चिढ़ होती है। एल्वेन रिंगों की विद्या, बड़ी और छोटी, उनका क्षेत्र है। उन्होंने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया है, उनके निर्माण के खोए रहस्यों की तलाश में, लेकिन जब परिषद में रिंगों पर बहस हुई, तो उन्होंने अपनी रिंग विद्या के बारे में जो कुछ भी हमें बताया, उससे मेरे डर के खिलाफ आवाज उठी। इसलिए मेरा संदेह सो गया, लेकिन बेचैनी के साथ। फिर भी मैंने देखा और इंतजार किया, और बिल्बो के साथ सब कुछ ठीक लग रहा था। और साल बीत गए। हाँ, वे बीत गए, और ऐसा लगा कि वे उसे छू भी नहीं रहे। उसमें उम्र का कोई लक्षण नहीं दिखा। छाया फिर से मुझ पर पड़ गई, लेकिन मैंने खुद से कहा, आखिरकार वह अपनी माँ की तरफ से एक लंबे समय तक रहने वाले परिवार से है। अभी समय है, रुको। और मैंने इंतजार किया, उस रात तक जब वह इस घर से चला गया। उसने तब ऐसी बातें कही और ऐसी हरकतें की जिससे मेरे अंदर डर भर गया, जिसे सरुमन के कोई भी शब्द शांत नहीं कर सकते थे। मुझे आखिरकार पता चल गया कि कुछ अंधकार में और घातक काम कर रहा था, और तब से लेकर अब तक मैंने ज्यादातर साल इसकी सच्चाई जानने में बिताए हैं। कोई स्थायी नुकसान तो नहीं हुआ, है न? फ्रोडो ने उत्सुकता से पूछा। वो समय रहते ठीक हो जाएगा, है न? क्या वह शांति से आराम कर पाएगा? मेरा मतलब है, उसे तुरंत बेहतर महसूस हुआ, गैंडाल्फ ने कहा। लेकिन इस दुनिया में केवल एक ही शक्ति है जो रिंग्स और उनके प्रभावों के बारे में सब कुछ जानती है, और जहाँ तक मुझे पता है दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है जो हॉबिट्स के बारे में सब कुछ जानती हो। बुद्धिमानों में मैं अकेला हूँ जो हॉबिट विद्या में रुचि रखता हूँ, ज्ञान की एक अस्पष्ट शाखा, लेकिन आश्चर्यों से भरी हुई। वे मक्खन की तरह नर्म हो सकते हैं, और फिर भी कभी कभी पुराने पेड़ की जड़ों की तरह सख्त होते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग रिंग्स का विरोध ज्यादातर बुद्धिमानों की तुलना में कहीं ज्यादा समय तक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्बो के बारे में चिंता करने की जरूरत है। बेशक, वो अंगूठी कई सालों तक अपने पास रखता था और उसका इस्तेमाल करता था, इसलिए उसके प्रभाव को खत्म होने में काफी समय लग सकता था, इससे पहले कि वो उसे फिर से देख सके। उदाहरण के लिए, अन्यथा वो कई सालों तक खुशी खुशी जी सकता था, बस वह वैसा ही रह सकता था जैसा वह इसे छोड़ते समय था, क्योंकि उसने इसे अंत में अपनी मर्जी से छोड़ दिया था। एक महत्वपूर्ण बात नहीं, मैं अब प्रिय बिल्बो के बारे में परेशान नहीं था एक बार जब उसने इसे छोड़ दिया था। ये तुम्हारे लिए है कि मैं जिम्मेदार महसूस करता हूँ। जब से बिल्बो चला गया है,
मैं तुम्हारे बारे में और इन सभी आकर्षक, बेतुके, असहाय हॉबिट्स के बारे में बहुत चिंतित हूँ। ये दुनिया के लिए एक गंभीर झटका होगा अगर डार्क पावर ने शायर को हरा दिया, अगर तुम्हारे सभी दयालु, खुशमिजाज, बेवकूफ़ बोलगर, हॉर्नब्लोअर, बोफिन, ब्रेसगिर्डल्स और बाकी हास्यास्पद बैगिंस का तो जिक्र ही ना करें, गुलाम बन गए। फ्रोडो कांप उठा। लेकिन हम क्यों होंगे? उसने पूछा। और उसे ऐसे गुलाम क्यों चाहिए? सच बताऊं तो, गैंडाल्फ ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अब तक ध्यान दे उसने हॉबिट के अस्तित्व को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। आपको आभारी होना चाहिए, लेकिन आपकी सुरक्षा खत्म हो गई है। उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, उसके पास और भी कई उपयोगी नौकर हैं, लेकिन वह आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। और दुखी दास के रूप में हॉबिट उसे खुश और स्वतंत्र हॉबिट से कहीं ज्यादा खुश करेंगे। द्वेष और बदला जैसी कोई चीज होती है। बदला? फ्रोडो ने कहा। किस बात का बदला? मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि इसका बिल्बो और मुझसे और हमारी अंगूठी से क्या संबंध है। इसका इससे सब कुछ लेना देना है, गैंडाल्फ ने कहा। तुम्हें अभी असली खतरे का पता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था, तो मुझे खुद इस बारे में यकीन नहीं था, लेकिन अब बोलने का समय आ गया है। मुझे एक पल के लिए अंगूठी दे दो। फ्रोडो ने इसे अपनी पैंट की जेब से निकाला, जहाँ यह उसकी बेल्ट से लटकी हुई चेन से बंधा हुआ था। उसने इसे खोला और धीरे से जादूगर को थमा दिया। यह अचानक बहुत भारी लगने लगा, मानो या तो ये या फिर फ्रोडो खुद किसी तरह से गैंडाल्फ के इसे छूने से हिचक रहा हो। गैंडाल्फ ने उसे उठाया। ये शुद्ध और ठोस सोने से बना हुआ लग रहा था। क्या आप इस पर कोई निशान देख सकते हैं? उसने पूछा। नहीं, फ्रोडो ने कहा। कोई नहीं है। ये बिल्कुल सादा है और इस पर कभी खरोंच या घिसाव का निशान नहीं दिखता। तो फिर देखो। फ्रोडो के आश्चर्य और परेशानी के बीच जादूगर ने अचानक उसे आग के एक चमकते कोने के बीच में फेंक दिया। फ्रोडो ने चीखकर चिमटा टटोला, लेकिन गैंडाल्फ ने उसे रोक लिया। रुको, उसने आज्ञाकारी स्वर में कहा और अपनी उभरी हुई भौहों के नीचे से फ्रोडो की ओर एक त्वरित नजर डाली। अंगूठी में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गैंडाल्फ उठा, खिड़की के बाहर के शटर बंद किए और पर्दे खींच दिए। कमरा अंधेरा और शांत हो गया, हालांकि सैम की कैंची की खटपट, जो अब खिड़कियों के करीब थी, अभी भी बगीचे से धीरे धीरे सुनी जा सकती थी। एक पल के लिए जादूगर आग को देखता रहा, फिर वह झुका और चिमटे से अंगूठी को चूल्हे के पास ले गया और तुरंत उसे उठा लिया। फ्रोडो ने दम साध लिया। ये बहुत बढ़िया है, गैंडाल्फ ने कहा। इसे ले लो। फ्रोडो ने इसे अपनी सिकुड़ती हथेली पर लिया। ऐसा लग रहा था कि यह पहले से कहीं ज्यादा मोटा और भारी हो गया है। इसे पकड़ो, गैंडाल्फ ने कहा, और ध्यान से देखो। जैसे ही फ्रोडो ने ऐसा किया, उसने अब महीन रेखाएं देखी, जो बेहतरीन कलम के स्ट्रोक से भी अधिक महीन थीं, जो रिंग के बाहर और अंदर चलती थीं। आग की रेखाएं जो ऐसा लग रहा था मानो वे किसी बहती हुई लिपि के अक्षर हों। वे तीखे ढंग से चमक रहे थे, और फिर भी दूर, मानो किसी बहुत गहराई से निकल रहे हों। फ्रोडो ने कांपती आवाज में कहा, मैं ज्वलंत अक्षर नहीं पढ़ सकता। नहीं, गैंडाल्फ ने कहा, लेकिन मैं कर सकता हूँ। अक्षर एल्विश हैं, एक प्राचीन शैली के, लेकिन भाषा मोडोर की है, जिसे मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। लेकिन कॉमन टंग में यही कहा गया है, काफी करीब। एक अंगूठी उन सब पर शासन करने के लिए, एक अंगूठी उन्हें खोजने के लिए, एक अंगूठी उन सब को लाने के लिए और अंधेरे में उन्हें बांधने के लिए। यह एल्वेन विद्या में लंबे समय से ज्ञात एक कविता की केवल 2 पंक्तियां हैं। 3 अंगूठियां आकाश के नीचे एल्वेन राजाओं के लिए, 7 अंगूठियां पत्थर के हॉल में बौने प्रभुओं के लिए, 9 नश्वर मनुष्यों के लिए जो मरने के लिए अभिशप्त हैं, एक अपने अंधेरे सिंहासन पर बैठे डार्क लॉर्ड के लिए, मोडोर की भूमि में जहां छायाएं स्थित हैं। एक अंगूठी उन सब पर राज करने के लिए, एक अंगूठी उन्हें खोजने के लिए, एक अंगूठी उन सभी को लाने और अंधेरे में उन्हें बांधने के लिए। मोडोर की भूमि में जहां छायाएं स्थित हैं। वह रुका और फिर धीरे से गहरी आवाज में बोला, यह मास्टर रिंग है, वह एक रिंग जो उन सब पर शासन करती है।
ये वह एक रिंग है जिसे उसने कई युग पहले खो दिया था, जिससे उसकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। वो इसकी बहुत इच्छा रखता है लेकिन उसे यह नहीं मिलनी चाहिए। फ्रोडो चुपचाप और निश्चल बैठा रहा। भाई ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया, जैसे पूर्व दिशा से कोई काला बादल उठकर उसे अपने आगोश में लेने के लिए आ रहा हो। यह अंगूठी, वह हकलाया, कैसे कैसे यह मेरे पास आई? आह, गैंडाल्फ ने कहा, यह एक बहुत लंबी कहानी है। इसकी शुरुआत काले वर्षों में हुई थी, जिसे अब केवल विद्या गुरु ही याद करते हैं। अगर मैं तुम्हें वह सारी कहानी सुनाता तो हम अभी भी यहाँ बैठे होते जब वसंत सर्दियों में बदल चुका होता। लेकिन कल रात मैंने तुम्हें सौरोन द ग्रेट, डार्क लॉर्ड के बारे में बताया था। तुमने जो अफवाहें सुनी हैं, वे सच हैं। वह सचमुच फिर से उठ खड़ा हुआ है और मिरकुड में अपना कब्जा छोड़कर मोडोर के डार्क टॉवर में अपने पुराने किले में लौट आया है। वह नाम तुम हॉबिट्स ने भी सुना होगा, पुरानी कहानियों की सीमाओं पर एक छाया की तरह है। हमेशा एक हार और एक राहत के बाद छाया एक नया रूप लेती है और फिर से बढ़ती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे समय में ऐसा ना होता, फ्रोडो ने कहा। मैं भी यही चाहता हूँ, गैंडाल्फ ने कहा, और ऐसा ही उन सभी लोगों का भी है जो ऐसे समय को देखने के लिए जीवित रहते हैं। लेकिन ये तय करना उनका काम नहीं है। हमें बस ये तय करना है कि हमें जो समय दिया गया है उसका क्या करना है। और अभी से, फ्रोडो, हमारा समय काला दिखने लगा है। दुश्मन बहुत तेजी से बहुत मजबूत होता जा रहा है। मुझे लगता है कि उसकी योजनाएं अभी पूरी तरह से पकी नहीं हैं, लेकिन वे पकी हुई हैं। हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, भले ही यह भयानक मौका न हो। शत्रु के पास अभी भी एक ऐसी चीज की कमी है जो उसे सभी प्रतिरोधों को हराने, अंतिम सुरक्षा को तोड़ने और सभी देशों को दूसरे अंधकार में ढकने के लिए शक्ति और ज्ञान दे। उसके पास वन रिंग की कमी है। तीनों सबसे सुंदर एल्फ लॉर्ड्स उससे छिप गए और उसके हाथ ने कभी उन्हें छुआ या उन्हें गंदा नहीं किया। 7 बौने राजाओं के पास थे, लेकिन 3 उसने वापस पा लिए और बाकी ड्रैगन ने खा लिए। 9 उसने नश्वर मनुष्यों को दे दिए जो गर्वित और महान थे और इसलिए उन्हें फंसा लिया। बहुत पहले वे एक के प्रभुत्व में आ गए और वे रिंग ऑफ रेथ बन गए, उसकी महान छाया के नीचे छाया, उसके सबसे भयानक सेवक। बहुत पहले 9 को विदेश गए हुए कई साल हो गए हैं। फिर भी कौन जानता है, जैसे जैसे छाया बढ़ती है और वे भी फिर से चल सकते हैं। लेकिन आओ, हम शायर की सुबह में भी ऐसी बातें नहीं करेंगे। अब ऐसा ही है, उसने 9 को अपने पास इकट्ठा कर लिया है, 7 को भी, नहीं तो वे नष्ट हो जाएंगे। 3 अभी भी छिपे हुए हैं, लेकिन अब उसे इससे कोई परेशानी नहीं है। उसे केवल एक की आवश्यकता है, क्योंकि उसने वह अंगूठी खुद बनाई है, वो उसकी है, और उसने अपनी पूर्व शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उसमें डाल दिया है, ताकि वह बाकी सभी पर शासन कर सके। अगर वह इसे वापस पा लेता है, तो वो उन सभी को फिर से नियंत्रित कर लेगा, चाहे वे कहीं भी हों, यहाँ तक कि तीनों को भी, और उनके साथ जो कुछ भी किया गया है, वो सब उजागर हो जाएगा और वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। और यह भयानक मौका है, फ्रोडो। उसे विश्वास था कि वन नष्ट हो गया है, कि एल्वेस ने इसे नष्ट कर दिया है, जैसा कि किया जाना चाहिए था। लेकिन अब वह जानता है कि यह नष्ट नहीं हुआ है, कि यह मिल गया है। इसलिए वह इसे खोज रहा है, इसे खोज रहा है, और उसका सारा विचार इसी पर केंद्रित है। यह उसकी बड़ी आशा और हमारा बड़ा डर है। क्यों, इसे नष्ट क्यों नहीं किया गया? फ्रोडो चिल्लाया, और दुश्मन इसे कैसे खो सकता है, अगर वह इतना शक्तिशाली था और यह उसके लिए इतना कीमती था। उसने अंगूठी को अपने हाथ में जकड़ लिया, जैसे कि उसने देखा कि पहले से ही काली उंगलियां इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं। यह उससे छीन लिया गया था, गैंडाल्फ ने कहा। एल्व्स की ताकत उससे लड़ने के लिए बहुत पहले से ज्यादा थी, और सभी मनुष्य उनसे अलग नहीं थे। पश्चिमी देशों के लोग उनकी सहायता के लिए आए। ये प्राचीन इतिहास का एक अध्याय है। इतिहास को याद करना अच्छा होगा, क्योंकि तब भी दुख था और अंधकार बढ़ता जा रहा था, लेकिन महान वीरता और महान कार्य जो पूरी तरह से व्यर्थ नहीं थे। एक दिन, शायद,
मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, या आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति से पूरा सुनेंगे जो इसे सबसे अच्छी तरह जानता हो। लेकिन फिलहाल, चूंकि आपको सबसे ज्यादा ये जानना है कि यह चीज आपके पास कैसे आई, और यह कहानी काफी होगी, मैं बस इतना ही कहूंगा। ये गिल-गैलाड, एल्विन किंग और वेस्टर्निस के एलेंडल थे जिन्होंने सौरोन को उखाड़ फेंका। हालांकि वे खुद इस काम में मारे गए, और इसिल्डुर एलेंडल के बेटे ने सौरोन के हाथ से अंगूठी काट ली और उसे अपने पास रख लिया। फिर सौरोन पराजित हुआ और उसकी आत्मा भाग गई और लंबे समय तक छिपी रही, जब तक कि उसकी छाया ने फिर से मिर्कवुड में आकार नहीं लिया। लेकिन अंगूठी खो गई थी। यह महान नदी इंडुइन में गिर गई और गायब हो गई। क्योंकि इसिलिदुर नदी के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर मार्च कर रहा था, और ग्लेडेन फील्ड्स के पास उसे पहाड़ों के ओर्क्स ने घेर लिया, और उसके लगभग सभी लोग मारे गए। वह पानी में कूद गया, लेकिन जब वह तैर रहा था तो अंगूठी उसकी उंगली से फिसल गई, और फिर ओर्क्स ने उसे देखा और उसे तीरों से मार डाला। गैंडाल्फ ने विराम लिया, और वहां ग्लेडेन फील्ड्स के बीच अंधेरे तालाबों में, उसने कहा, अंगूठी ज्ञान और किंवदंती से गायब हो गई, और यहाँ तक कि इसका इतिहास भी अब केवल कुछ ही लोगों को पता है, और बुद्धिमानों की परिषद और कुछ नहीं खोज सकी। लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार मैं कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ। बहुत समय बाद, लेकिन अभी भी बहुत पहले, वाइल्डलैंड के किनारे ग्रेट रिवर के किनारे एक चतुर हाथ और शांत पैर वाला छोटा सा समुदाय रहता था। मुझे लगता है कि वे हॉबिट प्रकार के थे, स्टूर्स के पूर्वजों के समान, क्योंकि वे नदी से प्यार करते थे, और अक्सर उसमें तैरते थे, या नरकेट की छोटी छोटी नावें बनाते थे। उनमें एक उच्च प्रतिष्ठित परिवार था, क्योंकि यह अधिकांश लोगों की तुलना में बड़ा और समृद्ध था, और इसका शासन लोगों की दादी द्वारा किया जाता था, जो पुरानी विद्या में कठोर और बुद्धिमान थी, जैसा कि उनके पास था। उस परिवार का सबसे जिज्ञासु दिमाग वाला व्यक्ति स्माजागोल था। उसे जड़ों और शुरुआत में दिलचस्पी थी। वो गहरे तालाबों में गोता लगाता था, वह पेड़ों और उगते पौधों के नीचे बिल बनाता था, वो हरे टीलों में सुरंग बनाता था, और उसने पहाड़ी की चोटियों, या पेड़ों की पत्तियों, या हवा में खिलते फूलों को देखना बंद कर दिया। उसका सिर और उसकी आंखें नीचे की ओर थीं। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था दजागोल, जो उसी तरह का था। उसकी नज़रें तेज थीं, लेकिन वो उतना तेज और मजबूत नहीं था। एक बार वे नाव लेकर ग्लेडेन फील्ड्स में गए, जहां आइरिस और फूलों वाले नरकटों के बड़े बड़े बिस्तर थे। वहां से स्माजागोल बाहर निकल गया और किनारों पर घूमने लगा, लेकिन डील नाव में बैठा रहा और अचानक एक बड़ी मछली ने उसका कांटा पकड़ लिया, और इससे पहले कि वह समझ पाता कि वह कहाँ है, उसे बाहर खींच लिया गया और पानी में नीचे तल तक ले जाया गया। फिर उसने अपनी लाइन छोड़ दी, क्योंकि उसे लगा कि उसने नदी के तल में कुछ चमकता हुआ देखा है, और अपनी सांस रोककर उसने उसे पकड़ लिया। फिर वह अपने बालों में खरपतवार और मुट्ठी भर कीचड़ लिए हुए हकलाता हुआ ऊपर आया, और वह किनारे तक तैर गया। और देखो, जब उसने कीचड़ को धोया, तो वहाँ उसके हाथ में एक सुंदर सुनहरी अंगूठी थी, और वह धूप में चमक रही थी और जगमगा रही थी, जिससे उसका दिल खुश हो गया। लेकिन स्मजागोल उसे एक पेड़ के पीछे से देख रहा था, और जब डील अंगूठी पर गर्व कर रही थी, तो स्मजागोल धीरे से उसके पीछे आ गया। हमें वह दे दो, डील, मेरे प्यारे, स्मजागोल ने अपने दोस्त के कंधे के ऊपर से कहा। क्यों? डील ने कहा, क्योंकि यह मेरा जन्मदिन है, मेरे प्रिय, और मैं इसे चाहता हूँ, स्मजागोल ने कहा। मुझे परवाह नहीं है, डील ने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही एक उपहार दे दिया है, जितना मैं खरीद सकता था उससे कहीं ज्यादा। मुझे यह मिला है, और मैं इसे अपने पास रखूंगा। ओह, क्या तुम सच में मेरे प्रिय हो? स्मजागोल ने कहा, और उसने डील का गला पकड़ लिया और उसका गला घोंट दिया, क्योंकि सोना बहुत चमकीला और सुंदर लग रहा था। फिर उसने अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। डील का क्या हुआ, ये कभी किसी को पता नहीं चला। उसकी हत्या घर से बहुत दूर की गई थी, और उसके शव को चालाकी से छिपा दिया गया था। लेकिन स्माजागोल अकेला लौटा, और उसने पाया कि जब वह अंगूठी पहने हुए था, तो उसका कोई भी परिवार उसे नहीं देख सकता था। वह अपनी खोज से बहुत खुश था, और उसने इसे छिपा लिया, और उसने इसका इस्तेमाल रहस्यों का पता लगाने के लिए किया,
और उसने अपने ज्ञान का कुटिल और दुर्भावनापूर्ण उपयोग किया। वो हर उस चीज के लिए तेज तर्रार बन गया जो नुकसानदेह थी। अंगूठी ने उसे उसके कद के हिसाब से शक्ति दी थी। इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो बहुत अलोकप्रिय हो गया और उसे, जब दिखाई देता था, तिरस्कृत किया गया। उसके सभी रिश्तेदारों ने उसे लात मारी और उसने उनके पैरों को काटा। वह चोरी करने लगा और अपने आप में बड़बड़ाता हुआ इधर उधर घूमता रहा और उसके गले में गुड़गुड़ाहट होती रही। इसलिए उन्होंने उसे गोलम कहा और उसे कोसा और उसे दूर चले जाने को कहा, और उसकी दादी ने शांति की इच्छा से उसे परिवार से निकाल दिया और उसे अपने बिल से बाहर निकाल दिया। वो अकेलेपन में भटकता रहा, दुनिया की कठोरता पर थोड़ा रोता रहा, और वह नदी के ऊपर तक यात्रा करता रहा, जब तक कि वह पहाड़ों से नीचे बहने वाली एक धारा तक नहीं पहुंच गया, और वह उस तरफ चला गया। उसने गहरे तालाबों में मछलियां पकड़ी दृश्य उंगलियों से और उन्हें कच्चा ही खा लिया। एक दिन बहुत गर्मी थी, और जब वह एक पूल पर झुका हुआ था तो उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में जलन महसूस हुई और पानी से एक चमकदार रोशनी उसकी गीली आंखों को पीड़ा दे रही थी। उसे इस पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह लगभग सूर्य के बारे में भूल गया था। फिर आखिरी बार उसने ऊपर देखा और अपनी मुट्ठी उस पर हिलाई। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें नीचे की, उसने धुंधले पहाड़ों की चोटियों को दूर से देखा जहां से नदी निकलती थी। और अचानक उसने सोचा, उन पहाड़ों के नीचे ठंडक और छाया होगी। वहां सूरज मुझे नहीं देख सकता था। उन पहाड़ों की जड़ें वाकई जड़ें ही होंगी, वहां जरूर कोई महान रहस्य छिपा होगा जो शुरू से ही खोजा नहीं जा सका है। इसलिए वह रात में पहाड़ों की ओर चला गया और उसे एक छोटी सी गुफा मिली जिसमें से एक काली धारा बह रही थी, और वह कीड़ों की तरह पहाड़ियों के बीच में घुस गया और बिना किसी जानकारी के गायब हो गया। अंगूठी उसके साथ छाया में चली गई, और यहाँ तक कि बनाने वाला भी, जब उसकी शक्ति समाप्त हो गई। जब ये फिर से बढ़ने लगा तो इससे कुछ भी नहीं सीखा जा सका। गोल्लम, फ्रोडो चिल्लाया। गोल्लम, क्या तुम्हारा मतलब है कि यह वही गोल्लम प्राणी है जिससे बिल्बो मिला था? कितना घिनौना है। जादूगर ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक दुखद कहानी है, और ऐसा दूसरों के साथ भी हुआ होगा, यहाँ तक कि मेरे जानने वाले कुछ हॉबिटों के साथ भी। फ्रोडो ने कुछ गुस्से से कहा, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि गोलम का हॉबिट से कोई संबंध था, चाहे वह कितना भी दूर का क्यों न हो। ये कितनी घिनौनी धारणा है। ये बात तो सच है, गैंडाल्फ ने जवाब दिया। उनकी उत्पत्ति के बारे में किसी भी तरह से मैं हॉबिट से ज्यादा जानता हूँ। और बिल्बो की कहानी भी रिश्तेदारी का संकेत देती है। उनके दिमाग और यादों की पृष्ठभूमि में बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत समान था। वे एक दूसरे को उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह समझते थे, एक हॉबिट की तुलना में बहुत बेहतर, जैसे कि एक बौना या एक ऑक या यहाँ तक कि एक एल्फ। एक बात के लिए, उन पहेलियों के बारे में सोचे जो वे दोनों जानते थे। हाँ, फ्रोडो ने कहा, हालांकि हॉबिट के अलावा दूसरे लोग भी पहेलियां पूछते हैं, और इसी तरह की पहेलियां भी। और हॉबिट धोखा नहीं देते। गोलम का इरादा हमेशा धोखा देने का था। वो बस बेचारे बिल्बो को डराने की कोशिश कर रहा था, और मैं कह सकता हूँ कि यह उसकी दुष्टता को मज़ेदार बनाता है कि वो एक ऐसा खेल शुरू करे जो उसे एक आसान शिकार दे सकता है, लेकिन अगर वह हार जाता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे डर है कि यह बिल्कुल सच है, गैंडाल्फ ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी था, जो आपको अभी तक नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि गोलम भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ था। वह एक हॉबिट के रूप में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की कल्पना से भी अधिक मजबूत साबित हुआ था। हो सकता है उसके मन का एक छोटा सा कोना अभी भी उसका अपना था, और उसमें से प्रकाश आता था, जैसे अंधेरे में एक दरार से, अतीत से प्रकाश। मुझे लगता है कि यह वास्तव में सुखद था, एक दयालु आवाज को फिर से सुनना, हवा और पेड़ों और घास पर सूरज और ऐसे ही भूली हुई चीजों की यादें लाना। लेकिन जाहिर है, इससे अंत में उसका बुरा हिस्सा और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएगा जब तक कि उसे जीता न जा सके, जब तक कि उसे ठीक न किया जा सके। गैंडाल्फ ने आह भरी। अफसोस, उसके लिए ऐसी कोई उम्मीद नहीं है।
फिर भी कोई उम्मीद नहीं। नहीं, भले ही वह अंगूठी इतने लंबे समय से अपने पास रखता हो, लगभग उतने समय से जितना उसे याद है। क्योंकि उसने इसे बहुत पहले से पहना था, काले अंधेरे में इसकी जरूरत शायद ही कभी पड़ी हो। निश्चित रूप से वह कभी फीका नहीं पड़ा था। वह अभी भी दुबला और सख्त है, लेकिन ये चीज उसके दिमाग को खा रही थी, जाहिर है, और पीड़ा लगभग असहनीय हो गई थी। पहाड़ों के नीचे के सभी महान रहस्य सिर्फ खाली रात साबित हुए थे। पता लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, करने लायक कुछ भी नहीं था, सिर्फ गंदा, चुपके से खाना और नाराजगी भरी यादें। वह पूरी तरह से दुखी था। उसे अंधेरे से नफरत थी, और उसे रोशनी से और भी ज्यादा नफरत थी। उसे हर चीज से नफरत थी, और सबसे ज्यादा अंगूठी से। तुम्हारा क्या मतलब है? फ्रोडो ने कहा। निश्चित रूप से अंगूठी उसकी कीमती थी और वो एकमात्र चीज थी जिसकी उसे परवाह थी। लेकिन अगर वो उससे नफरत करता था, तो उसने उससे छुटकारा क्यों नहीं पा लिया, या उसे छोड़कर क्यों नहीं चला गया? गैंडाल्फ ने कहा, फ्रोडो, तुमने जो कुछ सुना है, उसके बाद तुम्हें समझना शुरू कर देना चाहिए। वो इससे नफरत करता था और प्यार भी करता था, जैसे वह खुद से नफरत करता था और प्यार भी करता था। वो इससे छुटकारा नहीं पा सकता था। इस मामले में उसके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं बची थी। शक्ति की अंगूठी खुद की देखभाल करती है, फ्रोडो। ये धोखे से फिसल सकती है, लेकिन इसका रक्षक इसे कभी नहीं छोड़ता। वह ज्यादा से ज्यादा इसे किसी और की देखभाल में सौंपने के विचार से खेलता है, और वह भी केवल शुरुआती चरण में, जब ये पहली बार पकड़ना शुरू करता है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, इतिहास में केवल बिल्बो ही ऐसा है जो खेल से आगे बढ़कर वास्तव में ऐसा कर पाया है। उसे मेरी पूरी मदद की भी जरूरत थी, और फिर भी वह इसे कभी नहीं छोड़ता या इसे एक तरफ नहीं फेंकता। ये गोलम नहीं था, फ्रोडो, बल्कि अंगूठी ही थी जिसने चीजों का फैसला किया। अंगूठी ने उसे छोड़ दिया। क्या बिल्बो से मिलने के लिए बिल्कुल सही समय है? फ्रोडो ने कहा। क्या और किसके लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं होता? यह कोई हंसी की बात नहीं है, गैंडाल्फ ने कहा। तुम्हारे लिए नहीं। यह अंगूठी के इतिहास में अब तक की सबसे अजीब घटना थी। बिल्बो का ठीक उसी समय आना और अंधेरे में, बिना सोचे समझे, अंगूठी पर अपना हाथ रखना। फ्रोडो, एक से ज्यादा शक्तियां काम कर रही थीं। अंगूठी अपने मालिक के पास वापस जाने की कोशिश कर रही थी। यह इसिल्डुर के हाथ से फिसल गई थी और उसे धोखा दे दिया था। फिर जब मौका आया तो इसने बेचारे डील को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद गोलम को, और इसने उसे खा लिया। यह उसका और कोई उपयोग नहीं कर सकता था। वो बहुत छोटा और मतलबी था, और जब तक ये उसके साथ रहेगा, वो फिर कभी अपने गहरे तालाब से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए अब, जब इसका मालिक एक बार फिर जाग गया और मिर्कुड से अपने काले विचार भेज रहा था, तो इसने गोलम को छोड़ दिया। सबसे अप्रत्याशित व्यक्ति द्वारा उठाया गया, शायर से बिल्बो। इसके पीछे कुछ और काम था, जो अंगूठी बनाने वाले की किसी भी योजना से परे था। मैं इसे और स्पष्ट रूप से यह कहकर नहीं कह सकता कि बिल्बो को अंगूठी ढूंढनी थी, न कि उसके निर्माता को। ऐसे में आपको भी इसे पाना था, और यह शायद एक उत्साहवर्धक विचार हो। ऐसा नहीं है, फ्रोडो ने कहा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपको समझ पाया हूँ। लेकिन आपने रिंग और गोलम के बारे में ये सब कैसे सीखा? क्या आप वाकई सब कुछ जानते हैं, या आप अभी भी सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं? गैंडाल्फ ने फ्रोडो को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं बहुत कुछ जानता था और मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसने उत्तर दिया। लेकिन मैं तुम्हें अपने सभी कार्यों का लेखा जोखा नहीं देने जा रहा हूँ। अलेंडल और इसिल्डुर और वन रिंग का इतिहास सभी बुद्धिमानों को पता है। तुम्हारी अंगूठी को केवल अग्नि लेखन द्वारा ही वो वन रिंग दिखाया गया है, किसी अन्य प्रमाण के अलावा। और तुमने ये कब खोजा? फ्रोडो ने बीच में ही टोकते हुए पूछा। अभी इस कमरे में, निश्चित रूप से, जादूगर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। लेकिन मुझे इसे खोजने की उम्मीद थी। मैं अंतिम परीक्षण करने के लिए अंधेरी यात्राओं और लंबी खोज से वापस आया हूँ। यह अंतिम प्रमाण है, और अब सब कुछ बहुत स्पष्ट है।
गोलम का हिस्सा समझना और उसे इतिहास के अंतराल में फिट करना कुछ विचार की आवश्यकता थी। तुमने गोलम को देखा है? फ्रोडो ने आश्चर्य से कहा। हाँ, अगर कोई कर सकता है तो ये स्पष्ट बात है। मैंने बहुत पहले कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार मैं इसमें कामयाब हो गया। फिर बिल्बो के भागने के बाद क्या हुआ? क्या तुम जानते हो? इतना स्पष्ट नहीं। मैंने तुम्हें वही बताया है जो गोलम बताने को तैयार था। हालांकि निश्चित रूप से जिस तरह से मैंने इसे रिपोर्ट किया है वैसा नहीं। गोलम झूठा है और तुम्हें उसके शब्दों को परखना होगा। उदाहरण के लिए, उसने अंगूठी को अपना जन्मदिन का तोहफा कहा और वो उसी पर अड़ा रहा। उसने कहा कि यह उसकी दादी से आया है, जिसके पास उस तरह की बहुत सारी सुंदर चीजें थीं। एक हास्यास्पद कहानी। मुझे कोई संदेह नहीं है कि स्मजागोल की दादी एक कुलमाता, एक महान महिला थीं। वो अपने तरीके से एक व्यक्ति थी, लेकिन उसके पास कई एल्वेन रिंग होने की बात करना बेतुका था और उन्हें देने के बारे में बात करना झूठ था। लेकिन झूठ में सच्चाई का एक दाना भी था। डील की हत्या ने गोलम को परेशान कर दिया था और उसने एक बचाव तैयार किया था, इसे बार बार अपने अनमोल से दोहराते हुए, जैसे वह अंधेरे में हड्डियों को कुतर रहा था, जब तक कि उसे लगभग विश्वास नहीं हो गया। यह उसका जन्मदिन था। डील को उसे अंगूठी दे देनी चाहिए थी। ये पहले से ही एक उपहार के रूप में सामने आया था। यह उसका जन्मदिन का उपहार था और इसी तरह और आगे। मैंने उसे यथासंभव सहन किया, लेकिन सत्य अत्यंत महत्वपूर्ण था और अंत में मुझे कठोर होना पड़ा। मैंने उसे आग का भय दिखाया और उससे थोड़ा थोड़ा करके बहुत सी सिसकियों और गुर्राहटों के साथ सच्ची कहानी उगलवाई। उसे लगा कि उसे गलत समझा गया है और उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है। लेकिन जब उसने आखिरकार मुझे अपना इतिहास बताया, जहां तक पहेली खेल के अंत और बिल्बो के भागने की बात है, तो उसने और कुछ नहीं कहा सिवाय अंधेरे संकेतों के। उस पर मेरे से भी बड़ा कोई और भय था। उसने बुदबुदाया कि वह खुद ही अपनी पीठ थपथपाने जा रहा है। लोग देखेंगे कि क्या वह लात खाने, गड्ढे में धकेले जाने और फिर लूटे जाने के बाद भी टिक पाएगा। अब गोलम के अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त और बहुत मजबूत। वे उसकी मदद करेंगे। बैगिंस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही उसका मुख्य विचार था। वह बिल्बो से नफरत करता था और उसके नाम को कोसता था। इसके अलावा वह जानता था कि वह कहाँ से आया है। लेकिन उसे यह कैसे पता चला? फ्रोडो ने पूछा। खैर, नाम के लिए बिल्बो ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से खुद गोलम को बताया और उसके बाद एक बार गोलम के बाहर आने के बाद उसके लिए अपने देश की खोज करना मुश्किल नहीं होगा। अरे हाँ, वो बाहर आया। अंगूठी के लिए उसकी लालसा ऑक्स या यहाँ तक कि प्रकाश के डर से भी अधिक मजबूत साबित हुई। 1 या 2 साल बाद उसने पहाड़ों को छोड़ दिया। आप देखिए, हालांकि अभी भी इसकी इच्छा से बंधा हुआ था, अंगूठी अब उसे निगल नहीं रही थी। वह थोड़ा सा पुनर्जीवित होने लगा। वह बुरा महसूस कर रहा था, बहुत बुरा, फिर भी कम डरपोक, और वह जानलेवा भूखा था। प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वह अभी भी डरता था और नफरत करता था, और वह हमेशा ऐसा ही करेगा, मुझे लगता है। लेकिन वह चालाक था। उसने पाया कि वह दिन के उजाले और चांदनी से छिप सकता है और अपनी पीली ठंडी आंखों से रात के अंधेरे में तेजी से और धीरे से अपना रास्ता बना सकता है और छोटी छोटी भयभीत या अनजान चीजों को पकड़ सकता है। वह नए भोजन और नई हवा के साथ मजबूत और साहसी बन गया। उसने मिर्कवुड में अपना रास्ता खोज लिया, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है। क्या तुमने उसे यहीं पाया था? फ्रोडो ने पूछा। मैंने उसे वहां देखा, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया, लेकिन उससे पहले वह बिल्बो के पीछे पीछे बहुत दूर तक भटक गया था। उससे कुछ भी सीखना मुश्किल था, निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी बातचीत लगातार शापों और धमकियों से बाधित हो रही थी। इसकी जेब में क्या था? उसने कहा। यह नहीं कहेगा, नहीं कीमती। थोड़ा धोखेबाज। यह उचित सवाल नहीं है। इसने पहले धोखा दिया, इसने किया। इसने नियम तोड़े। हमें इसे निचोड़ लेना चाहिए था। हाँ कीमती। और हम करेंगे, कीमती। यह उसकी बातचीत का एक नमूना है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और कुछ चाहिए।
मेरे पास इसके थके हुए दिन थे, लेकिन झुंझलाहट के बीच छोड़े गए संकेतों से मुझे ये भी पता चला कि उसके तेज कदमों ने उसे आखिरकार एस्गारोथ और यहाँ तक कि डेल की गलियों तक पहुँचा दिया था, जहाँ वह चुपके से सुनता और झांकता था। खैर, बड़ी घटनाओं की खबर वाइल्डलैंड में दूर दूर तक फैल गई थी, और कई लोगों ने बिल्बो का नाम सुना था और जानते थे कि वह कहाँ से आया था। हमने पश्चिम में उसके घर की अपनी वापसी यात्रा को कोई रहस्य नहीं बनाया था। गोलम के तीखे कान जल्द ही जान जाएंगे कि वह क्या चाहता है। तो फिर उसने बिल्बो का आगे पीछा क्यों नहीं किया? फ्रोडो ने पूछा। वह शायर के पास क्यों नहीं आया? गैंडाल्फ ने कहा, अब हम इस पर आ गए हैं। मुझे लगता है कि गोलम ने कोशिश की थी। वो निकल पड़ा और पश्चिम की ओर वापस आया, ग्रेट रिवर तक। लेकिन फिर वह एक तरफ मुड़ गया। मुझे यकीन है कि वह दूरी से नहीं डरा था। नहीं, कुछ और उसे दूर ले गया। ऐसा मेरे दोस्तों को लगता है, जिन्होंने मेरे लिए उसका शिकार किया। वुड एल्व्स ने सबसे पहले उसका पीछा किया, जो उनके लिए आसान काम था, क्योंकि तब उसका निशान अभी भी ताज़ा था। मिर्कवुड से होते हुए यह उन्हें वापस ले गया, हालांकि वे उसे कभी नहीं पकड़ पाए। जंगल में उसके बारे में अफवाहें फैली हुई थीं, जानवरों और पक्षियों के बीच भी भयानक कहानियां थीं। वुडमैन ने कहा कि कुछ नया था। विदेश में आतंक, खून पीने वाला भूत। ये घोंसला खोजने के लिए पेड़ों पर चढ़ता था, ये बच्चों को खोजने के लिए छेदों में घुसता था, ये पलने खोजने के लिए खिड़कियों से फिसलता था। लेकिन मिर्कवुड के पश्चिमी छोर पर रास्ता मुड़ गया। ये दक्षिण की ओर भटक गया और वुड एल्व्स की जानकारी से बाहर हो गया और खो गया। और फिर मैंने एक बड़ी गलती की। हाँ, फ्रोडो, और पहली नहीं, हालांकि मुझे डर है कि यह सबसे बुरा साबित हो सकता है। मैंने मामले को छोड़ दिया। मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि उस समय मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ था, और मुझे अभी भी सरुमन की विद्या पर भरोसा था। खैर, ये सालों पहले की बात है। तब से मैंने इसके लिए कई अंधेरे और खतरनाक दिन बिताए हैं। जब मैंने बिल्बो के यहाँ से चले जाने के बाद फिर से इस पर काम शुरू किया, तो ये रास्ता बहुत ठंडा था और मेरी खोज व्यर्थ हो जाती, लेकिन मुझे एक मित्र से मदद नहीं मिली, आरागोन, जो इस युग के सबसे महान यात्री और शिकारी थे। हम दोनों ने मिलकर वाइल्डलैंड की पूरी लंबाई में गोलम की तलाश की, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी और सफलता नहीं मिली। लेकिन आखिरकार, जब मैंने पीछा करना छोड़ दिया और दूसरे इलाकों की ओर मुड़ गया, तो गोलम मिल गया। मेरा दोस्त वापस आ गया। महान संकटों से बाहर निकलकर उस दुखी प्राणी को अपने साथ ले आया। वह क्या कर रहा था, यह नहीं बता रहा था। वह केवल रोता था और हमें क्रूर कहता था। उसके गले में बहुत सारे गोलम थे, और जब हमने उसे दबाया तो वह कराह उठा और सिकुड़ गया, और अपने लंबे हाथों को रगड़ता रहा, अपनी उंगलियों को चाटता रहा जैसे कि वे उसे दर्द दे रहे हों, जैसे कि उसे कोई पुरानी यातना याद हो। लेकिन मुझे डर है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, उसने अपना धीमा, चुपके से, कदम दर कदम, मील दर मील, दक्षिण की ओर, आखिरकार मोडोर की भूमि तक अपना रास्ता बना लिया था। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। फ्रोडो को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। बाहर भी सब कुछ शांत लग रहा था। सैम की कैंची की आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ, मोडोर के लिए, गैंडाल्फ ने कहा। काश, मोडोर सभी दुष्ट चीजों को आकर्षित करता है, और डार्क पावर उन्हें वहां इकट्ठा करने के लिए अपनी सारी इच्छा शक्ति को झुका रही थी। दुश्मन की अंगूठी भी अपना निशान छोड़ देगी, उसे बुलावे के लिए खुला छोड़ देगी। और सभी लोग तब दक्षिण में नई छाया और पश्चिम के प्रति उसकी नफरत के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। उसके अच्छे नए दोस्त थे, जो उसके बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। बेवकूफ, उस देश में वह बहुत कुछ सीखेगा, अपनी सुविधा के लिए बहुत कुछ, और देर सवेर जब वह सीमाओं पर छिपकर खोजबीन करेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा और जांच के लिए ले जाया जाएगा। मुझे डर है कि यही होता था। जब उसे पकड़ा गया तो वह वहां काफी समय से था और वापस लौट रहा था, किसी शरारत के लिए, लेकिन अब ये ज्यादा मायने नहीं रखता। उसकी सबसे बड़ी शरारत हो चुकी थी। हाँ, अफसोस, उसके जरिए दुश्मन को पता चला है कि एक को फिर से पाया गया है।
वह जानता है कि इसिल्डुर कहाँ गिरा था। वह जानता है कि गोलम को उसकी अंगूठी कहाँ मिली। वह जानता है कि यह एक महान अंगूठी है, क्योंकि इसने लंबी उम्र दी। वह जानता है कि यह 3 में से एक नहीं है, क्योंकि वे कभी खो नहीं गए हैं, और वे किसी बुराई को सहन नहीं करते हैं। वह जानता है कि यह 7 या 9 में से एक नहीं है, क्योंकि उनका हिसाब है। वह जानता है कि यह एक है, और मुझे लगता है कि उसने आखिरकार हॉबिट और शायर के बारे में सुना है। वह शायद अब इसकी तलाश कर रहा है, अगर उसे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि यह कहाँ है। दरअसल, फ्रोडो, मुझे डर है कि वह ये भी सोच सकता है कि बैगिंस का लंबे समय से अनदेखा नाम महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन ये भयानक है, फ्रोडो चिल्लाया। तुम्हारे संकेतों और चेतावनियों से मैंने जो भी बुरा सोचा था, उससे कहीं ज्यादा बुरा। ही गैंडाल्फ, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मैं क्या करूं? अभी तो मैं वाकई बहुत डर गया हूँ। मैं क्या करूं? ये कितनी अफसोस की बात है कि बिल्बो ने उस दुष्ट प्राणी को तब चाकू नहीं मारा जब उसके पास मौका था। दया, ये दया ही थी जिसने उसका हाथ रोक दिया। दया और दया, प्रहार न करने के लिए बिना किसी जरूरत के। और उसे अच्छा इनाम मिला है, फ्रोडो। यकीन मानिए कि उसे बुराई से बहुत कम नुकसान हुआ और अंत में बच निकला, क्योंकि उसने अंगूठी का स्वामित्व इस तरह से शुरू किया था। दया के साथ। मुझे खेद है, फ्रोडो ने कहा, लेकिन मैं भयभीत हूँ और मुझे गोलम पर कोई दया नहीं आती। तुमने उसे नहीं देखा है, गैंडाल्फ ने बीच में ही कहा। नहीं, और मैं ऐसा नहीं चाहता, फ्रोडो ने कहा। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने और एल्वेस ने उसे इतने भयानक कामों के बाद भी जीवित रहने दिया है? अब किसी भी हालत में वो ऑग जितना ही बुरा है, और सिर्फ एक दुश्मन है। वह मौत का हकदार है। वह इसका हकदार है। मैं कह सकता हूँ कि वह इसका हकदार है। बहुत से लोग जो जीते हैं, वे मृत्यु के हकदार हैं। और कुछ जो मरते हैं, वे जीवन के हकदार हैं। क्या आप उन्हें ये दे सकते हैं? तो फिर न्याय में मृत्यु का फैसला करने के लिए बहुत उत्सुक न हूँ, क्योंकि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी सभी अंत नहीं देख सकता। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि मरने से पहले गोलम को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना है। और वह रिंग के भाग्य से बंधा हुआ है। मेरा दिल मुझे बताता है कि अंत से पहले उसे अभी भी कुछ भूमिका निभानी है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, और जब वह आएगा, तो बिल्बो की दया आपके कई लोगों के भाग्य पर हावी हो सकती है। किसी भी मामले में हमने उसे नहीं मारा, वो बहुत बुरा और बहुत दुखी है। वुड एल्व्स ने उसे जेल में डाल दिया है, लेकिन वे उसके साथ इतनी दयालुता से पेश आते हैं जितनी वे अपने बुद्धिमान दिलों में पा सकते हैं। फिर भी, फ्रोडो ने कहा, भले ही बिल्बो गोलम को न मार सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसने अंगूठी न रखी होती। मैं चाहता हूँ कि उसे यह कभी न मिली होती, और मुझे यह न मिली होती। तुमने मुझे इसे रखने क्यों दिया? तुमने मुझे इसे फेंकने या नष्ट करने के लिए क्यों नहीं कहा? तुम्हें करने दो, तुम्हें बनाओ, जादूगर ने कहा। क्या तुम मेरी सारी बातें नहीं सुन रहे हो? तुम जो कह रहे हो, उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। लेकिन इसे फेंकने के बारे में, ये स्पष्ट रूप से गलत था। इन अंगूठियों को खोजने का एक तरीका है। बुरे हाथों में ये बहुत बुरा कर सकती थी। सबसे बुरी बात यह है कि ये दुश्मन के हाथों में पड़ सकती थी। वास्तव में ऐसा जरूर होगा, क्योंकि यह एक है, और वह इसे खोजने या इसे अपने पास खींचने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा रहा है। बेशक, मेरे प्यारे फ्रोडो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक था, और इसने मुझे बहुत परेशान किया है। लेकिन इतना कुछ दांव पर लगा था कि मुझे कुछ जोखिम उठाना पड़ा। हालांकि जब मैं बहुत दूर था, तब भी ऐसा कोई दिन नहीं था जब शायर पर चौकस निगाहें न हों। जब तक तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, मुझे नहीं लगता था कि अंगूठी का तुम पर कोई स्थायी प्रभाव पड़ेगा। बुराई के लिए नहीं, कम से कम बहुत लंबे समय तक तो नहीं। और तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि 9 साल पहले, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, तब भी मुझे निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इसे नष्ट क्यों नहीं कर दिया गया, जैसा कि आप कहते हैं कि इसे बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था? फ्रोडो फिर चिल्लाया। यदि आपने मुझे चेतावनी दी होती,
या मुझे संदेश भी भेजा होता तो मैं इसे नष्ट कर देता। क्या तुम ऐसा करोगे? तुम ऐसा कैसे करोगे? क्या तुमने कभी कोशिश की है? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे हथौड़े से पीटा जा सकता है या पिघलाया जा सकता है। कोशिश करो, गैंडाल्फ ने कहा। अभी कोशिश करो। फ्रोडो ने अंगूठी को फिर से अपनी जेब से निकाला और उसे देखा। अब वो बिना किसी निशान या उपकरण के साफ और चिकनी दिखाई दे रही थी। सोना बहुत सुंदर और शुद्ध लग रहा था और फ्रोडो ने सोचा कि इसका रंग कितना समृद्ध और सुंदर है, इसकी गोलाई कितनी उत्तम है। यह एक सराहनीय चीज थी और पूरी तरह से कीमती। जब उसने इसे बाहर निकाला तो उसका इरादा इसे आग के सबसे गर्म हिस्से में फेंकने का था। लेकिन अब उसने पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता बिना किसी बड़ी जद्दोजहद के। उसने अंगूठी को अपने हाथ में तौला, झिझकते हुए, और खुद को गैंडाल्फ द्वारा बताई गई सभी बातों को याद करने के लिए मजबूर किया, और फिर इच्छाशक्ति के प्रयास से उसने एक हरकत की, जैसे कि इसे फेंकना चाहता हो, लेकिन उसने पाया कि उसने इसे वापस अपनी जेब में रख लिया था। गैंडाल्फ ने गंभीर रूप से हंसते हुए कहा, देखा, फ्रोडो, तुम भी इसे आसानी से जाने नहीं दे सकते, न ही इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। और मैं तुम्हें बल के बिना नहीं बना सकता जो तुम्हारा दिमाग तोड़ देगा। लेकिन अंगूठी तोड़ने के लिए बल बेकार है। भले ही तुम इसे ले लो और इसे एक भारी हथौड़े से मारो, यह इसमें कोई निशान नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हारे हाथों से या मेरे हाथों से नहीं तोड़ा जा सकता। तुम्हारी छोटी सी आग बेशक साधारण सोने को भी नहीं पिघलाएगी। यह अंगूठी पहले ही बिना किसी नुकसान के और बिना गर्म किए ही उसमें से गुजर चुकी है। लेकिन इस शायर में कोई लोहार की भट्टी नहीं है जो इसे बिल्कुल भी बदल सके। बोनों की निहाय और भट्टियां भी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन की आग रिंग्स ऑफ पावर को पिघला सकती है और भस्म कर सकती है, लेकिन अब धरती पर कोई भी ड्रैगन नहीं बचा है जिसमें पुरानी आग इतनी गर्म हो, न ही कभी कोई ड्रैगन था, यहाँ तक कि एनकलागन द ब्लैक भी नहीं, जो वन को नुकसान पहुंचा सकता था। अंगूठी, शासक अंगूठी, क्योंकि इसे सौरों ने स्वयं बनाया था। केवल एक ही रास्ता है, ओरोड्रुइन, अग्नि पर्वत की गहराई में विनाश की दरारें खोजें और अंगूठी को वहां डालें। यदि आप वास्तव में इसे नष्ट करना चाहते हैं, इसे हमेशा के लिए दुश्मन की पकड़ से परे रखना चाहते हैं। मैं वास्तव में इसे नष्ट करना चाहता हूँ, फ्रोडो चिल्लाया। या, ठीक है, इसे नष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं खतरनाक खोजों के लिए नहीं बना हूँ। काश मैंने अंगूठी कभी नहीं देखी होती। यह मेरे पास क्यों आई? मुझे क्यों चुना गया? ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता, गैंडाल्फ ने कहा। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यह किसी ऐसे गुण के कारण नहीं था जो दूसरों के पास नहीं है, कम से कम शक्ति या बुद्धि के कारण तो नहीं। लेकिन आपको चुना गया है, और इसलिए आपको अपनी ताकत, दिल और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मेरे पास इनमें से कोई भी चीज़ बहुत कम है। तुम बुद्धिमान और शक्तिशाली हो। क्या तुम अंगूठी नहीं लोगे? नहीं, गैंडाल्फ चिल्लाया, अपने पैरों पर उछलते हुए। उस शक्ति के साथ मेरे पास बहुत बड़ी और भयानक शक्ति होगी। और मेरे ऊपर अंगूठी की शक्ति और भी बड़ी और अधिक घातक होगी। उसकी आंखें चमक उठी और उसका चेहरा भीतर की आग की तरह जल उठा। मुझे लुभाओ मत, क्योंकि मैं खुद डार्क लॉर्ड जैसा नहीं बनना चाहता। फिर भी मेरे दिल तक अंगूठी का रास्ता दया से है, कमजोरी के लिए दया और अच्छा करने की ताकत की इच्छा से। मुझे लुभाओ मत, मैं इसे लेने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसे सुरक्षित रखने की भी नहीं, बिना इस्तेमाल किए। इसे चलाने की इच्छा मेरी ताकत के लिए बहुत बड़ी होगी। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। मेरे सामने बहुत बड़े खतरे हैं। वो खिड़की के पास गया और पर्दे और शटर हटा दिए। सूरज की रोशनी फिर से कमरे में वापस आ गई। सैम सीटी बजाते हुए बाहर के रास्ते से गुजरा, और अब जादूगर ने फ्रोडो की ओर मुड़ते हुए कहा, निर्णय तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अपना हाथ फ्रोडो के कंधे पर रखा। मैं इस बोझ को उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा जब तक कि इसे उठाना तुम्हारा काम है। लेकिन हमें जल्द ही कुछ करना होगा। दुश्मन आगे बढ़ रहा है।
वहां एक लंबी खामोशी छा गई। गैंडाल्फ फिर से बैठ गया और अपने पाइप से कश लगाने लगा, मानो विचारों में खोया हुआ हो। उसकी आंखें बंद लग रही थीं, लेकिन पलकों के नीचे वह फ्रोडो को ध्यान से देख रहा था। फ्रोडो ने चूल्हे पर लाल अंगारों को स्थिर रूप से देखा, जब तक कि वे उसकी पूरी दृष्टि को भर नहीं गए और वह आग के गहरे कुओं में नीचे देख रहा था। वह कयामत की काल्पनिक दरारों और उग्र पर्वत के आतंक के बारे में सोच रहा था। ठीक है, गैंडाल्फ ने आखिरकार कहा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुमने तय कर लिया है कि क्या करना है? नहीं, फ्रोडो ने उत्तर दिया, अंधेरे से बाहर आकर अपने होश में आया और उसे आश्चर्य हुआ कि अंधेरा नहीं था और खिड़की से वह सूरज की रोशनी से जगमगाता बगीचा देख सकता था। या शायद, हाँ, जहाँ तक मैं तुम्हारी कही बात को समझता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अंगूठी रखनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, कम से कम अभी के लिए, चाहे वह मुझे कुछ भी कर दे। ये जो भी करेगा, ये धीमा होगा, बुराई करने में धीमा, अगर आप इसे अपने पास रखेंगे। उस उद्देश्य के लिए, गैंडाल्फ ने कहा। मुझे आशा है कि ऐसा होगा, फ्रोडो ने कहा। लेकिन मुझे आशा है कि आपको कोई और मिल जाएगा, जल्द ही बेहतर रखवाला मिल जाएगा। लेकिन इस बीच ऐसा लगता है कि मैं एक खतरा हूँ, मेरे आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए खतरा। मैं अंगूठी को अपने पास नहीं रख सकता और यहाँ नहीं रह सकता। मुझे बैग एंड छोड़ देना चाहिए, शायर छोड़ देना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए और चले जाना चाहिए। उसने आह भरी। मैं शायर को बचाना चाहता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ। हालांकि कई बार मुझे लगा कि वहाँ के निवासी बहुत मूर्ख और नीरस हैं, और मैंने सोचा कि भूकंप या ड्रैगन का आक्रमण उनके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब तक शायर पीछे, सुरक्षित और आरामदायक है, तब तक मुझे भटकना ज्यादा सहनीय लगेगा। मुझे पता चल जाएगा कि कहीं न कहीं एक मजबूत पैर रखने की जगह है, भले ही मेरे पैर वहां फिर से न टिक पाएं। बेशक, मैंने कभी कभी दूर जाने के बारे में सोचा है, लेकिन मैंने इसे एक तरह की छुट्टी के रूप में, बिल्बो की तरह रोमांच की एक श्रृंखला या उससे भी बेहतर, शांति से समाप्त होने की कल्पना की। लेकिन इसका मतलब होगा निर्वासन, खतरे से खतरे की ओर भागना, जो मुझे अपने पीछे खींचता है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा करना है और शायर को बचाना है, तो मुझे अकेले ही जाना होगा। लेकिन मैं बहुत छोटा, बहुत उखड़ा हुआ और हताश महसूस करता हूँ। दुश्मन बहुत शक्तिशाली और भयानक है। उसने गैंडाल्फ को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब वह बोल रहा था तो उसके दिल में बिल्बो का पीछा करने की तीव्र इच्छा जगी, और शायद उसे फिर से ढूंढने की भी। यह इतनी प्रबल थी कि इसने उसके डर को परास्त कर दिया। वो लगभग वहां से भाग सकता था और फिर बिना अपनी टोपी के सड़क पर भाग सकता था, जैसा कि बिल्बो ने बहुत पहले एक ऐसी ही सुबह किया था। मेरे प्यारे फ्रोडो, गैंडाल्फ ने कहा, हॉबिट वास्तव में अद्भुत प्राणी है, जैसा कि मैंने पहले कहा है। आप 1 महीने में उनके तौर तरीकों के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, और फिर भी 100 साल बाद वे आपको किसी मुश्किल में भी चौंका सकते हैं। मुझे शायद ही ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद थी, आपसे भी नहीं। लेकिन बिल्बो ने अपने उत्तराधिकारी को चुनने में कोई गलती नहीं की, हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि यह कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। मुझे डर है कि तुम सही हो। अंगूठी शायर में ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह पाएगी, और अपने और दूसरों के हित के लिए तुम्हें जाना होगा, और बैगिंस का नाम अपने पीछे छोड़ना होगा। वह नाम शायर के बाहर या जंगल में रखना सुरक्षित नहीं होगा। मैं तुम्हें अब एक यात्रा नाम देता हूँ। जब तुम जाओ, तो मिस्टर अंडरहिल के नाम से जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अकेले जाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और जो आपके साथ जाने को तैयार हो और जिसे आप अनजान खतरों में ले जाने को तैयार हों, तो नहीं। लेकिन अगर आप किसी साथी की तलाश कर रहे हैं, तो उसे चुनने में सावधानी बरतें। और इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या कहते हैं, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी लोगों से भी मित्रों। शत्रु के पास बहुत से जासूस हैं और सुनने के बहुत से तरीके हैं। अचानक वह रुक गया, मानो सुन रहा हो। फ्रोडो को एहसास हुआ कि अंदर और बाहर सब कुछ बहुत शांत था। गैंडाल्फ खिड़की के एक तरफ खिसक गया।
फिर एक तीर से वह खिड़की की चौखट पर कूदा और एक लंबा हाथ बाहर और नीचे की ओर बढ़ाया। एक चीख हुई और सैम गैमजी का घुंघराले सिर एक कान से पकड़ा हुआ ऊपर आया। अच्छा अच्छा, भगवान मेरी दाढ़ी को आशीर्वाद दे, गैंडाल्फ ने कहा। सैम गैमजी है, अब तुम क्या कर रहे हो? भगवान आपको आशीर्वाद दे, मिस्टर गैंडाल्फ सर, सैम ने कहा। कुछ नहीं, कम से कम मैं तो बस खिड़की के नीचे घास की सीमा को काट रहा था, अगर तुम मेरी बात मानो। उसने अपनी कैंची उठाई और सबूत के तौर पर उन्हें प्रदर्शित किया। नहीं, गैंडाल्फ ने गंभीरता से कहा, मुझे तुम्हारी कैंची की आवाज़ आखिरी बार सुने हुए कुछ समय हो गया है। तुम कब से चुपके से सुन रहे हो? चोरी छिपाए, सर, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, क्षमा चाहता हूँ। बैग एंड में कोई चोर नहीं है और यह एक तथ्य है। मूर्ख मत बनो, तुमने क्या सुना है और तुमने क्यों सुना? गैंडाल्फ की आंखें चमक उठी और उसकी भौहें बालों की तरह उभर आईं। मिस्टर फ्रोडो, सर, सैम कांपते हुए चिल्लाया, उसे मुझे चोट न पहुंचाने दें, सर। उसे मुझे किसी अप्राकृतिक चीज में न बदलने दें। मेरे बूढ़े पिता ऐसा ही करेंगे। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मेरी इज्जत की कसम, सर। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फ्रोडो ने कहा। वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, हालांकि वह खुद भी चौंक गया था और थोड़ा हैरान भी था। वह जानता है, और मैं भी जानता हूँ, कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन तुम उठो और उसके सवालों का तुरंत जवाब दो। ठीक है, सर, सैम ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। मैंने एक ऐसी बात सुनी जो मुझे ठीक से समझ में नहीं आई, एक दुश्मन, और अंगूठियां, और मी बिल्बो, सर, और ड्रैगन, और एक ज्वलंत पर्वत, और एल्वेस, सर के बारे में। मैंने सुना क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं सका, अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। भगवान मुझे आशीर्वाद दें, सर, लेकिन मुझे उस तरह की कहानियां बहुत पसंद हैं। और मैं उन पर विश्वास भी करता हूँ, चाहे टेड कुछ भी कहे। एल्वेस, सर, मैं उन्हें देखना बहुत पसंद करूँगा। क्या आप मुझे एल्वेस दिखाने नहीं ले जा सकते, सर, जब आप जाएं? अचानक गैंडाल्फ हंस पड़ा। अंदर आओ, वह चिल्लाया और अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसने आश्चर्यचकित सैम को कैंची, घास की कतरने और सब कुछ खिड़की से बाहर निकाला और उसे फर्श पर खड़ा कर दिया। तुम्हें एल्वेस से मिलने ले चलूंगा, है न? उसने सैम को ध्यान से देखते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तो तुमने सुना कि मिस्टर फ्रोडो चले जा रहे हैं? मैंने ऐसा किया, सर, और इसलिए मेरा गला रुक गया, जो आपने सुना। मैंने ऐसा न करने की कोशिश की, सर, लेकिन यह मेरे अंदर से फूट पड़ा। मैं बहुत परेशान था। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, सैम, फ्रोडो ने दुखी होकर कहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायर से भागना बैगेंड के परिचित आराम को अलविदा कहने से कहीं ज्यादा दर्दनाक बिछड़ने जैसा होगा। मुझे जाना ही होगा, लेकिन, और यहाँ उसने सैम की तरफ कड़ी नज़र से देखा, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो, तो तुम उस मृत रहस्य को छिपाओगे। देखा, अगर तुम नहीं करते, अगर तुमने यहाँ जो कुछ सुना है, उसके बारे में एक शब्द भी बोला, तो मुझे उम्मीद है कि गैंडाल्फ तुम्हें एक धब्बेदार टोड में बदल देगा और बगीचे को घास के सांपों से भर देगा। सैम कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। उठो सैम, गैंडाल्फ ने कहा, मैंने इससे बेहतर कुछ सोचा है। कुछ ऐसा जिससे तुम्हारा मुंह बंद हो जाए और सुनने के लिए तुम्हें उचित सजा मिले। तुम्हें मिस्टर फ्रोडो के साथ चले जाना चाहिए। मैं, सर, सैम चिल्लाया, टहलने के लिए आमंत्रित कुत्ते की तरह उछल पड़ा। मैं जाकर एल्वेस और सब देखूंगा। हुर्रे, वह चिल्लाया और फिर फूट फूट कर रोने लगा।